स्टूडेंट तथा ऑफलाइन स्टूडेंट को प्यार भरी नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी कैसे हो भाई? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज साथ के साथ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन अपने जो कंप्यूटर की क्लास है, जो एमसीक्यूज की क्लास कल हुई थी, उसको वहीं से दोबारा कंप्यूटर की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड सेट। उसमें आप सामने देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो अगर सभी रेडी हो, ऑनलाइन स्टूडेंट तथा ऑफलाइन स्टूडेंट, तो चला के चलें? चलिए ठीक है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस टाइप की लैंग्वेज है। तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत है। इस स्टेटमेंट को मैं करेक्ट कर देता हूं। यहां पे लिखा हुआ होना चाहिए कंपाइलर कंप्यूटर की किस टाइप की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका, निम्न स्तरीय लैंग्वेज। दूसरा दिया हुआ है पास्कल लैंग्वेज। तीसरा दिया हुआ है उच्च स्तरीय लैंग्वेज। और चौथा दिया हुआ है कोबोल लैंग्वेज। तो बताइए भी आंसर क्या हो सकता है इसका। यानी कि जो कंपाइलर होता है वो एक एलटी होता है, जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं भाई, ठीक है। इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। और लो लेवल लैंग्वेज एक आपकी मशीन भाषा या बाइनरी भाषा होती है, जिसको कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उच्च स्तरीय लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं दो ऑप्शन ये बता देता हूं। जो पास्कल और कोबोल है ना, ये एक लैंग्वेज का टाइप है। कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज होती है, दोनों की दोनों, ठीक है। समझ में आई बात? ये एग्जांपल हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर में यूज के लिए मार्केट में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पैकेज, दूसरा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तीसरा है सॉफ्टवेयर सिस्टम और चौथा है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। तो जब भी मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर को मार्केट के अंदर बेचा जाता है, अगर उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो तो उसको एक पैकेज बोला जाता है, सॉफ्टवेयर का पैकेज बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक सिंगल प्रोग्राम की बात करता है, इसलिए यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आंसर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर पैकेज आंसर हो जाएगा। नंबर 3 देखो भाई, नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। यूनिक्स की स्पेशलिटी क्या है। जॉनसन, केन थॉमसन, या फिर रमावर्थ कैथरीन, या फिर रॉड फ्रेंस। ये अलग अलग वैज्ञानिक या कंप्यूटर साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। यहाँ यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। यानी कि आपके सिस्टम को चलाने का कार्य है, जो सॉफ्टवेयर करे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेनिस रिची भाई साहब तथा केन थॉमसन भाई साहब ने मिलकर के डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। तो यूनिक्स का संबंध सीधा का सीधा किससे हो जाएगा? केन थॉमसन भाई साहब से हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नंबर 4, कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। कौन करता है भी? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। कंपाइलर करता है। मैंने आपको बताया था जो असेंबली लैंग्वेज होती है, शायद मैंने कल बताया था, अगर नहीं भी बताया तो आज सुन लो। असेंबली लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। समझ में आई बात? और लो लेवल लैंग्वेज जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज का, वो 2 प्रकार की होती है। एक को तो कहते हैं बाइनरी, या इसी का दूसरा नाम होता है मशीन भाषा, ठीक है, मशीन भाषा। और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज।
ये भी किसके अंदर आती है? आपकी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है। तो असेंबली भाषा के अंदर न्यूमोनिक कोड होते हैं, वो कोड डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा समझे नहीं जा सकते, इसलिए उस कोड को किस में बदलना पड़ेगा? मशीन या बाइनरी भाषा में बदलना पड़ेगा, और उसको बदलने का काम असेंबलर करेगा। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी या मशीन भाषा में बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये असेंबली भाषा दी हुई थी ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए आंसर ये दोनों नहीं होंगे। लो लेवल लैंग्वेज थी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? असेंबलर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच रिलेशन बनाने की तकनीक या फैसिलिटी को क्या कहते हैं? बताइए भाई। क्या? इंटरकॉम बताया आपने। देखो ये आंसर आपका गलत है, आंसर सही मैं बता देता हूं, डी ऑप्शन सही होएगा आपका, इंटरफेस होएगा। इंटरफेस की हिंदी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतरफलक। क्या होती है? अंतरफलक। अंतरफलक का मतलब होता है बीच की कड़ी, बीच की कड़ी, ठीक है। और बीच की कड़ी ही क्या होती है? इंटरफेस होती है। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब हम अगर इंसानी चोले का एग्जाम्पल लेते हैं या ह्यूमन बीइंग की बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर का होना भी ज़रूरी है और आत्मा का भी होना ज़रूरी है, तभी हम जिंदा इंसान कहलाएंगे। आत्मा नहीं है शरीर कोई काम का नहीं, ठीक है। शरीर नहीं है आत्मा है तो आत्मा कोई काम की नहीं है। इसी प्रकार आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो महत्वपूर्ण पार्ट्स या घटक या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है, अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने का काम जो होता है उसको बोलते हैं इंटरफेस, और वो बीच की कड़ी का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले तो ये पूछा गया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच रिलेशन बनाते हैं ना, उस तकनीक को क्या बोलते हैं? इंटरफेस। और वो इंटरफेस का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए मोबाइल है आपके पास, वो क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है। उसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। यानी दोनों चीज होनी जरूरी है ना। मोबाइल अकेला होता और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो क्या मोबाइल चल पाता? अकेला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होता और मोबाइल ना होता तो किस में चलाते आप? एंड्रॉयड, है ना। अब ये दोनों चीज चल रही है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जुड़ रहे हैं एक इंटरफेस के जरिए। वो काम किया किसने? ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो हो गया, विंडो 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, या फिर एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये बीच की कड़ी का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यूथ प्रोग्राम कहा जाता है, फ्रम प्रोग्राम कहा जाता है, लूप प्रोग्राम कहा जाता है, या स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर आपका सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हिंदी में सोर्स कोड कहते हैं। कल बताया था ना सोर्स कोड। सोर्स कोड याद है क्या? कल बताया था। यानी कि जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो प्रोग्रामर के द्वारा क्या लिखा जाता है? प्रोग्राम का कोड लिखा जाता है। इस प्रोग्राम के कोड को किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है जो इंसान को आसानी से समझ में आता है। और कंप्यूटर लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम के लिखे गए कोड को जो कि मानव के द्वारा समझा जा सके, उस कोड को सोर्स कोड कहते हैं। और वही सोर्स कोड क्या कहलाता है? स्रोत कोड कहलाता है या स्रोत प्रोग्राम कहलाता है। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? ऐसा कौन सा
ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर उपयोगकर्ता एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेता है। एमएस डोज है, विंडोज है, या टाइम शेयरिंग है, या नन ऑफ दीज है? बताइए भाई। टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए, टास्क के लिए इक्वल टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ऐसी खास बात होती है कि जो यूज़र होता है एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर चला सकता है। एमएस डोज सिंगल यूजर के अंदर ही होता है, इसके अंदर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सेम विंडोज भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक बारी में एक मनुष्य ही इसके ऊपर बैठ करके काम कर सकता है। लेकिन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में ऑपरेट करके बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? टाइम शेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ओरेकल क्या है भाई? ओरेकल क्या है? वैसे तो एक कंपनी है ये, लेकिन ओरेकल कंपनी ने ओरेकल नाम का एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था जिसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, डेटाबेस कहीं है क्या? ये रहा डेटाबेस, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओरेकल तो वैसे कंपनी का नाम है। इस ओरेकल कंपनी ने किसको बनाया था? जावा कंप्यूटर लैंग्वेज को भी बनाया था, और इसने एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी बनाया था जिसका नाम क्या था? ओरेकल था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये आंसर बना है। ठीक है, अगर यहाँ कोई ऑप्शन ऐसा होता कि एक कंपनी है तो वो भी उत्तर सही होता। सही है ना? आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, टैली नाम का सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, नेटवर्किंग में किया जाता है, संचार में किया जाता है, या अकाउंटिंग में किया जाता है, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में किया जाता है जिसका नाम डीटीपी होता है। बिल्कुल सही बात है। अकाउंट से, खाते बही से संबंधित कार्य करने के लिए टैली का प्रयोग किया जाता है, और डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये डीटीपी आपके डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कोरल ड्रा हो गया, पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, वो डीटीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करना भी, ये सीडीए नहीं है, ये सीएडी है। सीएडी है ये, ठीक है, कैड। यानी कि कैड का क्या तात्पर्य है? इसका पूर्ण रूप पूछा है। सी फॉर कंप्यूटर, बिल्कुल सही कहा आपने, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। देखिए कहाँ पे लिखी हुई है, कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडिड की स्पेलिंग ऐसी आएगी, देख लेना भी, अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म आएगी, क्योंकि हिंदी में फुल फॉर्म नहीं देगा वो, ज़्यादातर चांस रहेगा यहाँ पे वो एडिड वर्ड इंग्लिश के अंदर होगा। तो कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई 11वां क्वेश्चन, रिज्यूमे। रिज्यूमे का मतलब होता है बायोडेटा। बायोडेटा बनाते हैं ना अपना, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो भी रिज्यूम जिसको बोलते हैं। रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? एमएस वर्ड का, बिल्कुल सही है, एमएस वर्ड का किया जाता है। साथ ही साथ में इसका भी किया जाता है, ठीक है ना, वो तो हमें पता ही था, लेकिन पेज मेकर भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि एमएस वर्ड का तो हम बायोडेटा या रिज्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ ही साथ में पेज मेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेज मेकर एक डीटीपी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है। और जावा क्या होती है कि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली या उपयोग में ली जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा होती है, और कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल हो सकता है भाई? बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पता है आपको? नहीं पता? देखो मैं बता देता हूं। जब हम सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर करते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर की मैं शॉर्टकट फॉर्म लिख रहा हूँ, SW, ठीक है, कहीं यूँ सोचो कि सर ने SW क्या लिख दिया। देखो
सॉफ्टवेयर जब हम चैप्टर को करते हैं तो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद में बात आती है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है। आजकल किताबों में 3 टाइप का सॉफ्टवेयर बताया जाने लगा। मतलब एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और एक ऐप लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, पूरा नाम आप समझ लेना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, समझ गए। ये स्पेलिंग भी गलत है एप्लीकेशन की, ये करेक्ट कर लेना, ठीक है, एप्लीकेशन। और तीसरा बोल दिया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बताया जाता है कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है पहले किसका भाग होता था, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग ही होता था। पुराने टाइम में जब टीचर पढ़ाते थे या बुक्स आती थी तो केवल 2 प्रकार का होता था, ये सिस्टम तथा एप्लीकेशन। इसी के टाइप में यूटिलिटी को काउंट कर लेते थे। अब किताबों में टीचर सेपरेट देने लग गए तो आप भी सेपरेट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सिस्टम को चलाने में सहायक हो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके मोबाइल को चलाने में सहायक कौन सा होता है, एंड्रॉयड। ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो किस कैटेगरी में आ गया एंड्रॉयड, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो उपयोगकर्ता यानी यूजर, हम यूजर हो गए, आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, यूजर हो गए, ठीक है, यानी उपयोगकर्ता या यूजर जो होता है उसकी इच्छा, जरूरत या आवश्यकता पे आधारित जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि जब तक हमारी इच्छा ना हो, जब तक हमें ज़रूरत महसूस ना हो, जब तक मुझे MS वर्ड की आवश्यकता ना हो, तब तक मैं MS वर्ड को इंस्टॉल करूंगा क्या, नहीं करूंगा ना। आपका दिल कर रहा है PUBG खेलने का, आपकी इच्छा हुई ना, तो आप इंस्टॉल करोगे, सिंपल सी बात है। यानी कि PUBG किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन। डेफिनेशन बता दी मैंने, यूजर की इच्छा, जरूरत, आवश्यकता पर आधारित सॉफ्टवेयर जितने भी हैं सभी एप्लीकेशन होंगे। तो ये यूजर की इच्छा, आवश्यकता पर आधारित सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा। ऑनलाइन वाले इसकी जो स्पेलिंग है भाई वो ठीक कर लेना, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी प्रोग्राम के ह्यूमन द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। देखो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, एक तो डी वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं। प्रोग्राम कोड को ही सोर्स कोड कहते हैं भाई, ठीक है, प्रोग्राम कोड को ही सोर्स कोड कहते हैं। गलती से इसके अंदर ये 2 ऑप्शन सही डल गए। अगर अकेला सोर्स कोड होता तो वो भी करेक्ट होता, अकेला प्रोग्राम कोड होता वो भी करेक्ट होता, ठीक है। प्रोग्राम कोड कह लो उसको, स्रोत कोड कह लो उसको, सोर्स कोड कह लो उसको, एक ही बात है। सभी ऑफलाइन स्टूडेंट और ऑनलाइन स्टूडेंट एक बात का ध्यान देना भाई, थोड़ी सी ना क्वेश्चन के अंदर गलतियां हैं। जैसे ये वाला प्रोग्राम है ना, इसकी स्पेलिंग आनी थी प्रोग्राम, M तक आनी थी, E वैसे ही जोड़ रखा है। ये प्रोग्राम तो प्रोग्राम होता है और ये प्रोग्राम होता है कार्यक्रम, हिंदी में इसको कार्यक्रम बोलते हैं, ठीक है। बोले तारा आज के प्रोग्राम है, बोले चिमनवार है, भंडारो है, वो प्रोग्राम है यो, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये ना E काट लेना प्रत्येक पर्सन के अंदर, ये वाली स्पेलिंग आएगी, ठीक है, यहाँ वर्जन आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना, भी आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, इन चीज़ों को करेक्ट करते जाना। हमें क्वेश्चन से मतलब है, ना ही कोई हमारी एग्जाम के अंदर स्पेलिंग की एरर चेक करने वाला, ना कोई एरर पूछने वाला, सिर्फ हमें तो गोले काले और लीले करने हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नंबर 14। देखो क्या पूछा गया है इसमें, एक बार में एक असेसमेंट, ये असेसमेंट नहीं है भाई, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ये गलती ना आपकी है, ना दीवान सर की है, ना मेरी है, जिसने टाइप किया है उसकी गलती है ये, ठीक है। जो टाइप राइटर होता है ना, जिससे टाइप करवाई जाती है PDF या डॉक्यूमेंट, तो हिंदी की टाइपिंग है ना बड़ी टफ होती है, उसके अंदर गलतियां अपने आप हो जाती है, टाइप कुछ करता है और वर्ड कुछ उठा लेता है। तो ठीक है, इस चीज़ में आपको किसी को दोस्त देने की ज़रूरत नहीं है, हम करेक्ट कर लेंगे। पेन हमारे पास है, आपके पास भी पेन है, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है, इंटरप्रीटर करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके ऑप्शन शायद नेक्स्ट ऊपर दिए हुए हैं इस पेज पे, मैं देख लेता हूं, ये रे 4 ऑप्शन भाई, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है इंटरप्रीटर,
बी ऑप्शन कंपाइलर, डी ऑप्शन इंस्ट्रक्शन और सी ऑप्शन दे रखा है आपका कन्वर्टर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर इंटरप्रीटर जो होता है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और एक एक स्टेटमेंट करके करता है। यही बात क्वेश्चन के अंदर बोली हुई है कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने वाला इंटरप्रीटर होता है और कन्वर्ट करके उसी को क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। हिंदी में लिखा हुआ ना पर्सन में एग्जीक्यूट, ठीक है, तो इंग्लिश में एग्जीक्यूट ऐसे हो जाएगा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है निष्पादन करना, ठीक है, हिंदी तो इसकी आएगी निष्पादन, ठीक है। इंग्लिश का इंग्लिश ही टेप दिया उसने, एग्जीक्यूट करके ऐसे चेप दिया शायद। चलो क्वेश्चन के अंदर ही देख लेना तुम, ठीक है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है निष्पादित करना, तो इंटरप्रीटर का ये काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निष्पादन का मतलब होता है जब प्रोसेसिंग करते हैं ना उसको आउटपुट के लायक बना देना, विश्लेषण करना, ठीक है, उसको हल कर देना, ठीक है, यानी कि जो चीज एक्चुअल के अंदर हमने लिखी है उसका रिजल्ट तैयार करवा देना, उसको निष्पादन। यानी कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम जब प्रोसेस हो रहा होता है उसको ऐसा बोला जाता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, निष्पादित हो रहा है। प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मैंने इनपुट दिया कंप्यूटर को 4 + 6, बोला मैंने 4 और 6 जोड़ के दिखा भाई, तो ये क्या हो गया, I4 इनपुट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आईपीओ साइकिल में P4 प्रोसेसिंग होगा। ये प्रोसेसिंग का मतलब है जब कंप्यूटर इस 4 और 6 को जोड़ रहा होगा उस टाइम को हम बोलेंगे कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, निष्पादन हो रहा है। समझ आई बात, मतलब वो जोड़ रहा है 4 और 6 को, ठीक है। जब जुड़ के तैयार हो गया मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, उत्तर है 10। समझ में आई बात, ये निष्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है। कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, रीबूटिंग को ही हम क्या कहते हैं, रीस्टार्ट कहते हैं। और रीस्टार्ट इसने क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोल दिया, तो रीस्टार्ट को क्या बोलेंगे हम, रीबूट बोलेंगे, बंद करके दोबारा से स्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोस्ट का पूरा नाम क्या है, कल बताया था मैंने, P4 पावर, कहाँ है भाई पावर, ये रहा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन तो आज आसान ही आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आपको सारे आते हैं, है ना, नकल तो नहीं मार रहे, उत्तर तो नहीं है तुम्हारे पास, फिर ठीक है। ऑनलाइन वालों के पास तो है ही नहीं उत्तर, बस तुम्हारे पास नहीं होने चाहिए उत्तर, कहीं तुम नकल मार मार के बार बार बता दो। कौन है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। लिनक्स को किस टाइप का सॉफ्टवेयर कहते हैं, ओपन सोर्स, ठीक है, क्योंकि ओपन सोर्स मैंने कल आपको बताया था जिस सॉफ्टवेयर के साथ, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर के साथ कोड भी फ्री में अवेलेबल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हम मार्केट से परचेज करते हैं ना, उस सॉफ्टवेयर के साथ अगर हमें कोड भी उसका फ्री में मिल जाए ना तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक प्रोप्राइटर दे रखा है, जैसे कि MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, जैसे कि MS वर्ड है, एक्सेल है, आपका पावर पॉइंट है, एक्सेस है, इन सभी को हम प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और प्रोप्राइटर का मतलब होता है इन्हें क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है पैसे के अंदर, ठीक है, खरीदना पड़ता है, जिसके पैसे लगे ना खरीदने के लिए उसको प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और शेयरवेयर का मतलब है जिस सॉफ्टवेयर का कुछ दिनों के लिए हमें ट्रायल वर्जन मिल जाए। ट्रायल मतलब ट्राई मारने के लिए, बोला 7 दिन यूज कर लो फ्री में, बाद में पैसा दे दियो, होगा नहीं, ठीक है। जैसे हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, 1 महीने के लिए एंटीवायरस का ट्रायल वर्जन मिल जाता है और उसके बाद में बोलता है कि आपका ट्रायल वर्जन ओवर हो गया, आप कृपया करके सॉफ्टवेयर को परचेज कीजिए, वो शेयरवेयर वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखो, इसका तो उत्तर दे रखा है PDF में। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दे रखा उत्तर, पैरेलल प्रोसेसिंग,
ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश भी दे रखी है इसकी, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल का मतलब है एक साथ दो अलग अलग प्रोसेसर की मदद से किसी पर्टिकुलर टास्क को निष्पादित करवाना, एग्जीक्यूट करवाना या प्रोसेस करवाना। क्या होता है, दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसके अंदर। आपने सुना होगा प्रोसेसर का नाम कोर 2 ड्यूओ, या फिर आपने सुना होगा ड्यूल कोर, सुना है ड्यूल कोर, या फिर आपने सुना होगा i3, i7, i9। इसमें ना मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, वो पैरेलल प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं। क्लियर है, ये जनरेशन नहीं है, ये प्रोसेसर। देखो दिखाता हूं दोबारा। देखो मैंने आपको कल क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि थर्ड जनरेशन में आईसी आ गई थी। ठीक है, आईसी एक क्या होती है, छोटी चिप होती है। इस चिप के ऊपर हम क्या लगाते हैं, ट्रांजिस्टर लगाते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर जब लगाते हैं, जब ये वीएलएसआई और यूएलएसआई बना दिया गया था, उस दौरान क्या था, इस आईसी चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया था। और इस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे प्रोसेसर लगा दिए गए। अब एक प्रोसेसर लगाएंगे तो सिंगल हो गया, ठीक है, दो लगाएंगे तो ड्यूल हो गया, ड्यूल का मतलब दो, ठीक है, और इसके अलावा ऑक्टा कोर लगा देंगे तो 8 हो गए। उसके ऊपर ऑक्टेट का मतलब होता है 8, ठीक है, 8 प्रोसेसर एक साथ लगा देंगे तो मल्टीपल हो गए। तो वो सभी प्रोसेसर समान रूप से एक साथ क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, और उसी को क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। क्लियर है ना, इसमें जनरेशन की बात नहीं है, जनरेशन तो 4th और 5th ही रहती है यूएलएसआई वीएलएसआई के अंदर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर। 19 नंबर में क्या कहता है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए, ये एक्सेस है भाई, ठीक है, एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर खालिस्तान का उपयोग करते हैं। डेस्कटॉप का करते हैं, हैंड हेल्ड का करते हैं, ये नोड ऐसे पूरा आएगा, नोड का करते हैं या टर्मिनल का करते हैं। नहीं, गलत आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जो होता है, जब कंप्यूटर को साइज यानी कि आकार के आधार पर डिवाइड करते हैं तो कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है। सबसे छोटा टाइप होता है माइक्रो, उससे थोड़ा बड़ा होता है मिनी, उससे थोड़ा बड़ा होता है मेन फ्रेम, और फिर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब जब ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात आती है तो दोनों टाइप के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि कोई साइंटिफिक रिसर्च करना हो, जो विमान उड़ान भरता है, या फिर आपके ये सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उनके कार्य के दौरान सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने बार्क का नाम सुना है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, सुना होगा, उसमें सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। जिस प्रकार ये अलग अलग, जैसे कि राजस्थान के अंदर वो परमाणु का परीक्षण किया गया था, पोखरण के अंदर, वहाँ भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। मतलब बहुत जगह उनको एक्सेस करने के लिए, लास्ट में जुड़ने के लिए, लास्ट पॉइंट जो होता है कंप्यूटर का, उसको टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्मिनल, यानी कि इसके साथ में छोटे कंप्यूटर जुड़ करके इनको एक्सेस कर सकते हैं। समझ आई बात, ठीक है। विमान को जब पायलट उड़ान भरवाता है, उसके सामने कंप्यूटर लगा हुआ होता है, वो सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, बैंकिंग का जितना भी कार्यभार होता है, इंटरनेट का जो कार्यभार टिका होता है, वो किस पे टिका होता है, मेन फ्रेम पे टिका होता है। और उनको एक्सेस किसके जरिए किया जाता है, टर्मिनल के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट देखो भाई 20वां क्वेश्चन। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। रिंग को कैसे करते हैं, मैश टोपोलॉजी, बिल्कुल सही आंसर है। रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो एक टोपोलॉजी ऐसी होती है जिसके अंदर एक सिंगल वायर होती है और उसके दोनों साइड में क्या होता है, टर्मिनेटर पॉइंट लगा होता है, यानी कि उसको रोक दिया जाता है उसके डेटा के बहाव को, और बीच में अलग अलग पॉइंट बना करके आपस में कंप्यूटर को उस केबल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये डायग्राम किसका होगा, बस टोपोलॉजी का होगा। तो यही बात कह रहा है कि एक ही टेबल की मदद से
सॉरी केबल, टेबल नहीं भी केबल की मदद से बस टोपोलॉजी को जोड़ा जाता है या कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है? अगला देखो भाई, ये तो रिपीट हुआ है आपका। रूल्स का एक सेट है, डोमेन है, यूआरएल है, रिसोर्स लोकेटर है या प्रोटोकॉल है। नियम या शर्तों का एक सेट होता है, समूह होता है, वो प्रोटोकॉल ही होता है। कल आया था इस क्वेश्चन की, आज वाली क्लास के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है। कल लैंग्वेज कुछ अलग थी इसकी, तो रूल्स का एक सेट क्या होता है? प्रोटोकॉल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22वां। उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या नाम है, क्या नाम है जिसमें एवरी संभावित, हर एक प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कल वाला ही है। बाई डायरेक्शनल नाम आया था कल, उसकी हिंदी है ये द्विदिशीय मैश टोपोलॉजी होती है। कहां है मैश टोपोलॉजी? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कल एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी होता है या ऐसी कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जिसमें हर एक प्रत्येक संभावित नोड एक बाई डायरेक्शनल कनेक्शन रखता है। और कनेक्शन का मतलब कड़ियां, ठीक है, यानी कि मैश टोपोलॉजी में जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर ये हो गया, एक ये हो गया। डेटा जाने के लिए अलग लिंक है, आने के लिए अलग लिंक है, ये बाई डायरेक्शनल हो गया, दो तरफा। मैंने बताया था हिंदी में, ठीक है ना। तो वो किस में होता है? मैश के अंदर होता है। नेक्स्ट देखो, ये पर्सन थोड़ा सा गलत है, सही कर लेना भाई। लैन किसका पूर्ण रूप है? सॉरी, सही है क्वेश्चन। लैन किसका लघु रूप है? नीचे ऑप्शन में से पूछ रहा है किसका छोटा रूप है। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क का जो छोटा रूप होगा वो लैन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, अगला देखते हैं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। आपका नेटवर्क सर्वर होता है, डेस्कटॉप होता है, नेटवर्क स्विच होता है या नेटवर्क स्टेशन होता है। टिपिकल का मतलब समझो पहले तो, क्या होता है टिपिकल का मतलब? टिपिकल का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है, टफ, ठीक है, मुश्किल कह सकते हैं हम। मुश्किल यानी कि टफ नेटवर्क जो होगा, जो बड़ी मशक्कत के बाद में बिल्डअप किया जाए, बनाया जाए, उसको मुश्किल नेटवर्क कहते हैं। उसमें सबसे ताकतवर कंप्यूटर कौन सा हो सकता है? सर्वर ही हो सकता है। नेटवर्क का सर्वर ही हो सकता है। अब सर्वर के बारे में पता है क्या होता है? सर्वर के बारे में आपको पता है? नहीं पता ना? नहीं पता, अब मैं बताता हूं। देखो, कल मैंने आपको बताया था एक टॉपिक होता है कंप्यूटर नेटवर्क। जब कंप्यूटर नेटवर्क को बनाया जाता है तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में तार या बिना तार के द्वारा जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। जैसे आपका MM4 मोबाइल मेरे MM4 मोबाइल से ब्लूटूथ के द्वारा जोड़ दिया तो दो कंप्यूटर आपस में जुड़ गए, चाहे तार के बिना जुड़े चाहे तार के साथ जुड़े, क्या बन गया? कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। इसमें दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। एक प्रकार के कंप्यूटर को सर्वर बोला जाता है, एक प्रकार के कंप्यूटर को क्लाइंट बोला जाता है। आपको दोनों ही नहीं पता सर्वर और क्लाइंट होता क्या है, नहीं पता ना। अब आपको देता हूं देसी एग्जांपल, जो मेरी आदत है देने की, ठीक है। समझ में आई बात? देखो, जैसे कि मान लेते हैं हम भंडारे में चले गए, ठीक है। ये कहला सी बहुत लगा नहीं, पैदल यात्रा में सालासर इशारों ले गया अपने सालासर ताई फुल भंडारा लगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम रोटी खाने चल गए, खाना खाने चल गए, प्रसादा लेने चल गए। एक बंदा प्रसाद खा रहा है, एक बंदा खिला रहा है। खिला रहा है मतलब वो सर्वर हो गया, सेवा प्रदान कर रहा है खाना खिलाने की, हम वो सेवा ले रहे हैं, इसलिए हम क्या हो गए? क्लाइंट। यानी कि नेटवर्क में जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर में जिसकी तरफ से सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है, सेवा प्रदान की जाती है, वो तो हो गया सर्वर, और जिसके द्वारा सेवा ली जाती है वो क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। अब ओरिजिनल एग्जांपल के द्वारा समझो। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आपने इंटरनेट का कनेक्शन ऑन किया, डेटा ऑन करते ही आपका मोबाइल किस में जुड़ जाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ जाएगा, और उस नेटवर्क का नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, उसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। आपका कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट से जुड़ जाएगा। जुड़ते ही आप क्या करोगे? जो भी आपकी ज़रूरत है
आवश्यकता है, आप उस प्रकार की चीज को सर्च करने की कोशिश करोगे। मान लीजिए आपने गूगल क्रोम खोल लिया या गूगल खोल लिया, आप क्या करोगे, उसके सर्च बॉक्स में किसी भी पर्टिकुलर लाइन को, शब्दों को लिखोगे जो भी सर्च करना चाहते हो। तो आपने क्या मांग करी, आपने सब्जी रोटी की मांग करी, समझ रहे हो। जब वो भंडारे में जाके इंसान जीमने वाला बैठता है, वो बोलेगा भी मेरे को डालो प्रसादा, बूंदी लाडू सब्जी रोटी डालो, ठीक है। तो आपने इसी प्रकार उस नेटवर्क में जुड़ करके आपने भी किसी पर्टिकुलर डेटा को या इंफॉर्मेशन को सर्च करने की मांग जाहिर करी है, ठीक है। तो आपने वो सेवा लेने की कोशिश करी है अपने कंप्यूटर के जरिए। तो आपका कंप्यूटर मोबाइल क्या हो गया, क्लाइंट हो गया, और जहां से निकल करके उन शब्दों के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दी, जिस भी कंप्यूटर में वो पड़ी थी इंफॉर्मेशन, वो कंप्यूटर क्या हो गया, सर्वर हो गया। अगर आपके कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन पहले ही पड़ी होती तो क्या सर्च करते आप, क्या इंटरनेट ऑन करते आप, नहीं ना। आपको वो सेवा लेने की जरूरत महसूस हुई, आपने उस सेवा की मांग करी, मांग करने वाला क्या हो गया, क्लाइंट, और मांग को पूरा करने वाला क्या हो गया, सर्वर। समझ में आई बात। तो वही नेटवर्क सर्वर होता है, और नेटवर्क सर्वर एक नेटवर्क में जुड़ा हुआ सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25 नंबर। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होता है लिख लेना यहाँ पे, होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको यूआरएल कहते हैं, एंकर कहते हैं, या रेफरेंस कहते हैं, या हाइपरलिंक कहते हैं। आप सोच के बताओ आंसर को। जैसे कि हम कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं ना। उन सभी वेब पेज में कुछ ऐसे लिंक बने होते हैं जिसके ऊपर उंगली से टच करते या क्लिक करते हम किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। उन्हीं लिंक को क्या कहा जाता है, हाइपर लिंक कहा जाता है, ठीक है। हाइपर लिंक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है ना, उस टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ में जोड़ दिया जाता है, इसलिए उसका नाम हाइपर लिंक होता है। क्लियर है, समझ गए। आगे चलते हैं। एंकर क्या होता है, एंकर एक टैग होती है भी, क्या होता है, टैग। और टैग किस में यूज की जाती है, HTML में यूज की जाती है। HTML एक कौन सी भाषा है, कंप्यूटर की मार्कअप भाषा है। कौन सी, मार्कअप भाषा है। इसमें वेब पेज बनाए जाते हैं, और वेब पेज बनाते वक्त इसके अंदर वेब पेज बनाने के लिए टैग का इस्तेमाल किया जाता है, और जो एंकर टैग होती है वो हाइपरलिंक बनाने के काम में ली जाती है। समझ में आई बात, क्लियर है ना। हाइपरलिंक तो वो लिंक होता है जिसपे क्लिक करने से दूसरे डॉक्यूमेंट में पहुंचा जा सकता है। वो लिंक बनाया किसकी मदद से जाता है, एंकर टैग की मदद से बनाया जाता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखो। एक बात का ध्यान रखना, चाहे कल वाली पीडीएफ में या आज वाली पीडीएफ में जो चीज रिपीट हो रही है ना, जो चीज रिपीट हो रही है उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जैसे मैंने यूआरएल को एक्सप्लेन नहीं किया कल, बहुत बार, दो बार कर चुके हैं, 2 या 3 बार, ठीक है। वो चीज ऑनलाइन तथा ऑफलाइन स्टूडेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ईमेल भेजते समय किस लाइन में मैसेज को विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, CC2 या कंटेंट्स या फिर सब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट को समझो, आपका उत्तर सही है कि ये कह रहा है ईमेल जब हम भेजते हैं ना, तो मैसेज के बारे में कौन सी जगह पे लिखा जाता है कि ये किस बारे में है, तो सब्जेक्ट वाली जगह लिखा जाता है कि ये मैसेज किस बारे में है, ठीक है। CC क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। 2 क्या होता है, ये एक बॉक्स होता है मेल के अंदर, प्राप्तकर्ता का एड्रेस भरा जाता है इसके अंदर, जिसके पास मेल सेंड करनी है ना, रिसीवर है जो, उसका एड्रेस 2 वाले में भरा जाता है। और कंटेंट्स क्या होता है, जो मेल की मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी जहां पे मेल का मैसेज टाइप किया जाता है, उस टाइप किए गए मैसेज को कंटेंट ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंटेंट कहा जाता है। 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए में न्यूज ग्रुप दिया हुआ है, बी में बैकबोन दिया हुआ है, सी में यूजनेट दिया हुआ है, और 4th में स्पैम दिया हुआ है। ये भाषा बदल दी क्वेश्चन पूछने की, कल भी रिपीट हुआ था।
अवांछित नाम आया था कल, ठीक है, क्या नाम आया था? अवांछित। अवांछित को मैंने इंग्लिश में बताया था जंक, शायद जंक ही बताया था। जंक मेल, अनसोलिसिटेड मेल, अवांछित मेल, या फिर मैंने एक शब्द और इस्तेमाल किया था, अनचाहे ईमेल। सारे के सारे किसके अंदर चले जाते हैं? स्पैम के अंदर चले जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्पैम। सिर्फ आपको यही चीज समझनी है, घुमा फिरा के क्वेश्चन हजार ही होते हैं, स्टेटमेंट बदल देता है। कहीं पे जंक नाम दे देगा, कहीं पे अनचाहे नाम दे देगा, कहीं अवांछित दे देगा, कहीं अनसोलिसिटेड दे देगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना, ये रे हटा लेना भाई, इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया या अपनी वेबसाइट बनाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से हम बहुत दुखदायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट पे सबसे पहले अपनी वेबसाइट इसने बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। इंडिया में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीविजन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? सॉरी, टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई है। तो ये तो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, सिक्किम है इसका उत्तर। सिक्किम राज्य ऐसा राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी पूर्ण रूप से टेलीफोन डायरेक्टरी को उपलब्ध करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगला HTML की फुल फॉर्म पूछी है, ऑप्शन देखिए कौन सा हो सकता है? ए है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूर्ण रूप हो जाएगा या इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? IETF, VSNL, इंटरनिक या इनमें से कोई नहीं? VSNL, तीनों ही ऑप्शन गलत है, चौथा सही है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बात आज के बाद में गांठ मार लो, चाहे कितने भी ऑप्शन आ जाए, इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। हमने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया हमारे मोबाइल के अंदर तो हम मालिक हो गए, हमने बंद कर दिया तो हम मालिक से हट गए। समझ में आई बात? मैंने आपको ये बताया था कि इंटरनेट में कुछ नहीं है, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। वो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। आपस में बहुत सारे जुड़ गए तो उसमें मालिकाना हक किसका होगा? किसी का नहीं होगा। सब मिलजुल के इस पब्लिक नेटवर्क को चला रहे हैं। ये जो BSNL है ये तो एक ISP है। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है भाई। जैसे BSNL होती है, एयरटेल होती है, आइडिया होती है, ऐसे ही VSNL है। इसकी फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। एक थी BSNL, वो है भारतीय संचार निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड। ये VSNL विदेश की थी, बाद में BSNL आई थी, ठीक है। IETF एक वॉलंटियर संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट के कनेक्शन की देख रेख करता है। क्या करता है? देख रेख करता है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन। जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, देखो यहां पे बस दे रखा है, ये तो क्या है? एक टोपोलॉजी है भाई, ठीक है। ये तो टोपोलॉजी है, ठीक है। रोडवे ऐसा कुछ इंटरनेट में होता नहीं है, पासवे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि 2 असमान प्रोटोकॉल रखने वाले नेटवर्क को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है। उसको गेटवे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गेटवे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, HTTP का यूज करती है
ये क्या हटा लेना बीच में से, ये गलत है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करती है, कौन यूज करता है? सर्वर, वर्कबुक, वर्कशीट या वेब पेज। बिल्कुल सही बात है, इन तीनों का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। वेब पेज इसका उत्तर हो जाएगा। और सर्वर क्या होता है? एक नेटवर्क में पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि किसी इंफॉर्मेशन या डेटा की सर्विस को प्रदान करता है। समझ में आई बात? ये बात ना करो भी, कम करो बात। कोई इमरजेंसी है तो आपने बाहर जाके बात कर लियो, कौन रोकूं मैं, ठीक है, समझो। पूरा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मच है, दूसरों भी डिस्टर्ब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कहता है वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल का यूज करता है, कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है? दोबारा वही चीज आगे घूम करके यहीं पे, ये वर्ल्ड वाइड वेब को ही वेब कहा जाता है। HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है उसको कौन इस्तेमाल करता है? वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये WBC तो अपने व्हाइट ब्लड सेल हो गया, ठीक है। ये साइंस की चीज कैसे घुसा देते हैं पता नहीं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कल वाला क्वेश्चन है, होम पेज होता है ना, तो ये मास्टर पेज होता है ना, फर्स्ट पेज होता है ना, बैनर पेज होता है। उत्तर हो जाएगा आपका होम पेज। इसका दूसरा नाम कल मैंने बताया था इंडेक्स पेज। क्या होता है? इंडेक्स पेज इसका दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 36 नंबर। देखो, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में हेल्प करता है नेटफिट, केबल, ब्राउजर या ऑल ऑफ दिस। सारे कैसे हो जाएंगे भी? नेटफिट तो कोई चीज ही नहीं होती है, ब्राउजर जोड़ता है। उत्तर इसका बी हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर की हेल्प ब्राउज़र करता है, क्योंकि इंटरनेट से जब हम जुड़ते हैं तो हमें ब्राउज़र ओपन करना ही करना पड़ता है। डेटा कनेक्शन तो होना ही होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ORG का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की हिंदी होती है संगठन, और संगठन कहाँ है भाई? सी, ठीक है। यानी कि ORG क्या होता है? सब डोमेन होता है। सब डोमेन, डोमेन आया था ना नाम, ठीक है। जैसे .com, .in, .nic, .in मैंने कल बताया था, .gov, .in, उसी में .org होता है। जिन वेबसाइट के पीछे .org लगा हुआ होता है, इट मीन्स वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की वेबसाइट होती है। आगे चलते हैं भाई। .com के बारे में पूछ लिया। .com डोमेन का संबंध है? नहीं, व्यापारिक संस्था से होता है। और .com में कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, कमर्शियल, और कमर्शियल की हिंदी होती है व्यापार, ठीक है। इंग्लिश सीखो आप थोड़ी सी, अंग्रेजी के मीनिंग पढ़ो। इंग्लिश मेरे को भी नहीं आती बिल्कुल, लेकिन थोड़े 2-4 मीनिंग याद कर रखे हैं बस। हाँ, इंग्लिश में होता कुछ नहीं है, इंग्लिश के अंदर 26 अक्षर होते हैं भाई, ठीक है। और ए से लेकर जेड तक होती है, बस इसको आगे पीछे जोड़ दो, अंग्रेजी आ गई। बस इंग्लिश में आप महारत हासिल कर लोगे, बस इतना सा काम कर लो और कुछ मत करो। A to Z को जान लो, और टोटल 26 काउंटिंग होती है, इनको आगे पीछे जोड़ो, अंग्रेजी आ गई, ठीक है। भले ही मेरी तरह अंग्रेजी की स्पेलिंग गलत हो, बस वही चाहिए अपना, रीजनिंग वाली चाहिए अपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उसको अपने करना भी नहीं है, ठीक है, उसमें ज्यादा तकड़े अंग्रेज बन जाएंगे अपन। इंडिया में इंटरनेट की सुविधा कब से शुरू की गई? 1995। और पूर्ण रूप से सन पूछ लिया जाए तो 15 अगस्त 1995, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। और इंटरनेट सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में बिल्डअप किया गया था, जो कि 1969 में बनाया गया एक डिफेंस डिपार्टमेंट USA की एजेंसी थी, जिसको ARPA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, प्रोजेक्ट एजेंसी। ARPA की फुल फॉर्म है
ये आपके यूएसए के रक्षा विभाग ने बनाई एक एजेंसी थी, इसने एक नेटवर्क बनाया था जिसका नाम था ARPA नेट। इसी इंटरनेट के कनेक्शन को क्या बोल दिया गया, फ्यूचर में इंटरनेट बोल दिया गया। पुराना नाम इंटरनेट का क्या है, ARPANET, ARPA नेट। सबसे पहले कब बना, 1969 में बना। भारत में कब चला, 1995 में चला। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो भी 40वां क्वेश्चन क्या कहता है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। यूजर आईडी कहलाती है, यूजर एड्रेस कहलाता है, URL कहलाता है। नहीं नहीं, URL कहलाता है। कल मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था, www.google.com, ये क्या है, एक URL है। और इसी URL को हम एक वेबसाइट का क्या कहते हैं, वेब एड्रेस या वेबसाइट का एड्रेस कहते हैं। यही बात इसने क्या है, हमसे पूछी है। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, 41वां क्वेश्चन देखो भाई। 41वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मॉडेम का फुल नाम पूछ रहा है। देखो यहाँ पे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेशन कर रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी के जो इस ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं वो मैं देख लेता हूं, देख लेते हैं भाई। आगे कहता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर ये अलग ही दे रखा है, नन ऑफ दिस, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में देखें तो चारों ही गलत है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, डबल टी नहीं आएगी, ये डबल टी हटा लेना। ठीक है ना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, होती यही है। ठीक है, डबल टी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक, और मेल, एम फॉर मेल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म, यानी कि इसको डिजिटल मैसेज कहते हैं, डिजिटल मैसेज कहते हैं। ठीक है, MSG लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, आप लिख लेना MESSAGE। ठीक है, डिजिटल मैसेज होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली भेजा गया संदेश डिजिटल मैसेज होता है। पहले हम डाक के द्वारा चिट्ठी पत्री भेजते थे ना, वो भी मैसेज होता है। अब हम डिजिटली कंप्यूटर के द्वारा भेजेंगे मैसेज, उसको ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं उसको। ठीक है, आगे देखो भाई, इंटरनेट का पूरा नाम पूछा गया है। इसमें इंटरनेट का फुल नेम क्या है। इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, NET का मतलब होता है नेटवर्क। पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का फुल नाम होता है, और इसे क्या कहा जाता है, सूचना का राजपथ भी कहते हैं। इसको सूचना का राजपथ भी कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए भाई, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, अभी बताया है, इंटरनेट को कहा जाता है। क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे देखो, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रे टॉमलिंसन नाम का एक बंदा था। ये स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या था, RAY, रे TOM, टॉम लिंसन। ठीक है, टॉम लिंसन। ठीक है, ये ION आएगा भी लास्ट में। ठीक है, ION। ठीक है, रे टॉमलिंसन। ठीक है, टॉमलिंसन सही है, स्पेलिंग सही है भी, ये करेक्ट है, यही मैंने लिखी है, सेम है। हाँ, मेल की सर्विस अगर देखी जाए तो लगभग 1970 के दशक के आसपास मेल की सर्विस शुरू की गई थी। और अगर मेल की बात आई है तो ईमेल में भारत में ना शब्बीर भाटिया नाम का एक बंदा था, शब्बीर भाटिया नाम का एक बंदा था, इसने फ्री मेल सेवा दी थी।
फ्री मेल सेवा प्रदान करी थी सब्बीर भाटिया के द्वारा। भारत में फ्री मेल सर्विस को स्टार्ट सब्बीर भाटिया ने शुरू किया था रे टॉमलिंसन के द्वारा लगभग 1970-80 के दशक के आसपास, जो आपका ईमेल का सिस्टम शुरू कर दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल को भेजा गया था। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। लगभग यूं कह सकते हैं कि 1980-82 के आसपास इसको सक्सेसफुली स्टार्ट कर दिया गया था, एग्जैक्ट ईयर कुछ भी नहीं है। और बिल गेट्स कौन था? माइक्रोसॉफ्ट का आपका मालिक था, मेन उसको बनाने वाला था। और आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, इसको 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स तथा आपके एक साथ और बंदा था जिसका नाम था पॉल एलन, इन दोनों ने मिलकर के इस कंपनी को 1975 में 4 अप्रैल के दौरान खड़ा किया था, या स्टार्ट किया था, या इन्वेंट किया था। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। क्लियर है, अगले की तरफ चलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? कहाँ पे गए हमारे? ये LEE कर लेना भाई, इसकी स्पेलिंग ये आएगी। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था? बर्नर्स में भी ई आएगा, BERNERS। ठीक है, टिम बर्नर्स ली आपके वर्ल्ड वाइड वेब के क्या थे? जन्मदाता थे या आविष्कारक थे। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 47। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कल वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। TCP/IP पे इंटरनेट आपका काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? शॉपिंग है, सर्चिंग है, मनोरंजन है, संप्रेषण है? बिल्कुल सही बात है, संप्रेषण को ही हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। और संचार को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन ये सबसे ज़्यादा प्रचलित गतिविधि है। इस गतिविधि को करने के लिए हम इंटरनेट ज़्यादा चलाते हैं। शॉपिंग, सर्चिंग और मनोरंजन का नंबर बाद में आता है। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 49 देखो भी अगला। आगे कह रहा है वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? रीलोड टास्क परफॉर्म करने के लिए रिफ्रेश वाला बटन दबाया जाता है। कुछ इस प्रकार का बटन होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बटन होता है, उसको जब प्रेस करेंगे तो आपका वेब पेज क्या हो जाएगा? रीलोड हो जाएगा, दोबारा से खुल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईमेल लिखना किसके समान है? फोन पर बातें करना नहीं हो सकता, पैकेज भेजना नहीं हो सकता, पिक्चर बनाना नहीं हो सकता, लेटर की स्पेलिंग सही कर लेना। ठीक है, लेटर राइट करना, लेटर को लिखते हैं उसी प्रकार ईमेल को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 51 नंबर। मोशन पिक्चर क्लिप को, ये ओ नहीं आएगा, कै आधा और ये आएगा क्लिप। ठीक है, क्लिप को चेंज करने के लिए किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? बताओ भी। मोशन पिक्चर को बदलने के लिए किस प्रकार की सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर होता है ऐसा? अरे वीडियो एडिटिंग होता है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होता है। और मोशन पिक्चर क्या होती है? चलचित्र जो होता है ना, चलचित्र, उसको मोशन पिक्चर कहते हैं। यानी कि ऐसा चित्र जो चलता हुआ नजर आए। एक्चुअली में वो चित्र होता है, इमेज होती है, फोटो होती है, लेकिन उसको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए चेंज कर दिया जाता है। एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर लगा दी जाती है। जब उसको सीक्वेंस में चलाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा वीडियो चल रही है। समझ रहे हो ना? उसको मोशन पिक्चर बोलते हैं। और उसको बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बताओ भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? यहां पे अगर ईमेल लिखते तो भी चल जाता, नहीं कि तो हम ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। तो ईमेल एड्रेस में @ तो आता है, ठीक है, डैश भी आता है,
आपका डॉट भी आता है क्योंकि डॉट कॉम जब लिखते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे से यही बात पूछी कि कौन सा इसका भाग नहीं है। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बारी तुम, मैं इतने पानी पी लेता हूं, ठीक है। पढ़ लिया भी क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन, कौन सा है? 52 है, 53 है? निम्नलिखित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? अच्छा, भारत में किसने निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करी? सबीर भाटिया ने। तो जो रेडिट मेल होता है, हॉटमेल होता है, याहू होता है, तीनों ही फ्री में देते हैं। तो ये सभी आ जाएगा उत्तर, ठीक है। याहू की सर्विस है या रेडिट मेल या हॉटमेल पे आप मेल आईडी बनाते हो तो इंटरनेट के रिचार्ज के अलावा कोई पैसा लगता है आपका? फ्री में यूज करते हो, तो तीनों ही फ्री में सेवा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखो भाई, इसमें क्या बताया गया है कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूचियां होती है। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूचियां कहां होती है? मेन्यू बार में होती है, टूल बार में होती है, मेन पेज पर होती है, या इनमें से कोई नहीं है? टूल बार में होती है पागलो, ठीक है। उसको टूल बार बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे औजार या टूल होते हैं, और उन औजार या टूल को ऑप्शन या कमांड ही कहा जाता है, ठीक है। तो टूल बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन्यू बार में तो मेन्यू होते हैं, ठीक है। मेन्यू बार में तो फाइल मेन्यू हो गया, एडिट मेन्यू हो गया, उन मेन्यू की लिस्ट होती है। टूल बार में औजार या कमांड या ऑप्शन की लिस्ट होती है। अगला प्रश्न देखो, ये तो आसान ही है। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? MS जो शब्द है ना, इसकी फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ही होती है, ठीक है। इस जो कंपनी ने, ये F है भाई, ठीक है। इस जो कंपनी ने जो भी सॉफ्टवेयर निकाला, लगभग उस सॉफ्टवेयर के आगे अपनी शॉर्ट फॉर्म जरूर लगाई है। तो MS माइक्रोसॉफ्ट आपका ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 56 नंबर का क्वेश्चन। ये बता दिया मैंने, ये नाम बताया था ना मैंने, हाँ ये तो था ही था, और ये भी है, ठीक है। तो A और B आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही वाला उत्तर कौन सा हो जाएगा? A तथा B, A और B, यानी कि पॉल एलन भाई साहब और बिल गेट्स। गेट्स की स्पेलिंग सही कर लेना, GATES आएगा, ठीक है। बिल गेट्स दोनों के दोनों क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे। 4 अप्रैल 1975 को इस कंपनी को इन्होंने खड़ा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, विप्रो ने भी बनाया है, एप्पल ने भी बनाया है, IBM ने भी बनाया है, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, IBM ने भी बनाया, विप्रो ने भी बनाया, एप्पल कंप्रेशन ने भी बनाया, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आपका D आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये वाला हटा लेना, ये गलती से टाइप हुआ होगा। विंडोज किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? GUI है, MUI है, LUI है, CUI है? ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है? अंतर फलक, बताया था ना, याद है? इसी क्लास में बताया था, अंतर फलक। ये हो जाएगा आपका C फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर आगे यूं का यूं यूजर इंटरफेस लगा लेना, ये यूजर है, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब केवल कमांड टेक्स्ट के रूप में दी जाए। ग्राफिकल मतलब आइकन क्लिक और माउस के जरिए से क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारे काम करके
जो भी आपकी ग्राफिक्स के चीज़ें होती है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इन सभी को इस्तेमाल किया जा सके, तो ऐसी खास बात है विंडोज़ में थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विंडोज़ आपका टाइप किस प्रकार का है? GUI टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट देखो भाई, ये सीधा ही आंसर है। विंडोज़ 98 को कब बनाया गया, कब विकास हुआ? 98 को तो 98 में ही बनाया, 1998 में। और ये विंडोज़ 98 किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया 1998 में। जो MS विंडोज़ के संस्करण थे, वर्जन थे, उनमें से एक वर्जन कौन सा था? 98 था। उसको विंडोज़ 98 को 98 में बनाया गया। नेक्स्ट देखो, आगे कह रहा है चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर है बी आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। जो हिपोक्रेटस है, इसको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। वैसे तो रिलेट नहीं करता ये क्वेश्चन अपने कंप्यूटर से, फिर भी आ गया है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो चिकित्सा शास्त्र का आप रट्टा मार लेना, हिपोक्रेट्स। ठीक है, जैसे हम पुस्तक के मारते हैं ना, हरियाणा जीके में और इंडिया जीके के अंदर बुक के जो लेखक का नाम याद करते हैं, वैसे इनका याद करना पड़ेगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का किंतु परंतु नहीं होता है। ठीक है, आगे चलो भाई, ये मेन चीज है। इंडिया में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अभी बड़ा भी ये है, जनसंख्या भी अच्छी है इसके अंदर, तो महाराष्ट्र में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सर्वाधिक उपभोक्ता है, यूजर है या उपयोग करता है। आगे चलते हैं, नंबर 62। ये कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, बताया था क्या मैंने? शायद नहीं बताया होगा। अमेरिका लिख लेना। USA सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बनाता है और उसी के बाद सबसे ज़्यादा कंप्यूटर दुनिया के अंदर है। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बनाने वाला देश आ जाए तो भी USA, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश आ जाए तो भी आपका USA है। भाई साहब चश्मा वाले, आप बिना टिकट के सवारी कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है, समझ रहे हो? सो रहे हो आप। बिना टिकट के यात्रा में 500 रुपये जुर्माना लग सकता है। नहीं करना चाहिए। मानता हूँ मेरे छोटे भाई दुखी हो जाते हैं, हम सुबह सुबह पढ़ने आते हैं, 7-8 बजे पढ़ने आ जाते होगे तुम, 9 बजे ना। अब 9 बजे से इतनी भारी तपस्या करना, इन लकड़ी के बेंचेस के ऊपर बैठे रहना, तो तुम्हारा ही मन जानता होगा। पर क्या करें, मजबूरी है, परिवार के लिए हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है और हमें एक अच्छा इंसान बनना है और नौकरी पाना है। ठीक है, पड़ोसी भी लासी का गिलास भर भर के ले आओगा, नौकरी ला गया हाथ में, क्या बोले भैया पी ले रहा है ऊपर टिंडी की तिर तो ही आओगो, है ना? ठीक है, तो सरकारी नौकरी के कुछ अलग ही मजे होते हैं, तो कोशिश किया करो जितना हो सके। एक काम कर लिया करो, बुरा मानने की बात नहीं है, जब से अगर लगे ना नींद आ रही है तो भाग के जाया करो बाथरूम में, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, जाके मुंह धो के आया करो, है ना? मुंह धोया हो। या फिर एक सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूं, आज के बाद में आजमा के देख लेना। किसी को च्युइंगम खाने की आदत है, बबलगम, है ना? नहीं है, लेकिन आदत डाल लो, आदत डालो। क्यों डालो? जब भी किसी इंसान को नींद आ रही होती है तो अब अपनी जाड़ों या दांतों के तले वो चबाएगा उसको, तो उसकी नसें और दिमाग काम करता रहेगा, नींद नहीं आएगी मेरे भाई। आजमा के देख लेना। कल बबल गम ले आना या सेंटर फ्रूट वाली ले आना। कभी भी आप पढ़ते हो तो बबल गम चबाते चबाते पढ़ा करो। हाँ, 50 की ले आगे घेर लियो, हाँ सस्ता आ जाएगा वो, ठीक है ना? उससे क्या है, नींद कम आती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है अपना। देखो भाई, कहता है फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? अब जनसंख्या भारत की ज्यादा है, वैसे चीन की भी ज्यादा है, लेकिन चीन है ना अमेरिकी सॉफ्टवेयर को ज्यादा इस्तेमाल करता नहीं है, क्योंकि फेसबुक अमेरिका का है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही बहिष्कार करता है अपने देश में अमेरिका की चीजों को। ठीक है, इंडिया के अंदर बेशक है सबसे ज्यादा यूजर है, लगभग 4 अरब 16 करोड़ के आसपास लगभग। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ही लगभग 31%, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लगभग 31% है हमारी जनसंख्या का, लगभग 31%। अगर पर्सन पूछ ले परसेंटेज ज्यादा किसमें है तो अमेरिका उत्तर हो जाएगा।
अमेरिका की जनसंख्या की 70% लोग फेसबुक यूज करते हैं, भारत की जनसंख्या के 30% लोग करते हैं, लेकिन गिनती में इसके 2 अरब समथिंग है, भारत के 4 अरब समथिंग है, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज्यादा होगी ना। ये तो लगभग 33 करोड़ के आसपास सिमट जाती है इसकी, तो है ना, 33 के आसपास समझ जाती है क्या, या ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी 70% यूजर है, ठीक है, क्लियर है। तो इंडिया इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं पूछा, परसेंटेज के हिसाब से पूछता तो अमेरिका आंसर हो जाता, क्लियर है। वैसे ऐसा पर्सन पूछेगा नहीं, ठीक है, ऐसे हिस्ट्री वाले और ऐसे उल्ट पुल्ट पर्सन पूछता नहीं है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, कुंजी पटल कहा जाता है, ठीक है। कीबोर्ड को क्या कहा जाता है, कुंजी पटल कहा जाता है। कीबोर्ड को, कीबोर्ड तो ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो कुंजी पटल हिंदी में पूछा है, ये इंग्लिश में है मेरे भाई, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, हाँ ये सही है आपका आंसर। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है, अमेरिका के अंदर है सबसे ज्यादा यूजर, क्योंकि ट्विटर में ज्यादा सबसे यूज करने वाले जो लोग हैं वो अमेरिका में हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से होता है। इसका नाम लिया था क्या मैंने, इसका नाम लिया था क्या मैंने, इसका नाम लिया था क्या मैंने, लिया था इसका। एंड्रॉयड को कितनी बार बता दिया, ओएस होता है, और बात किसकी कर रहा है ये, तो i7 प्रोसेसर होता है, ड्यूल कोर प्रोसेसर होता है, तो उत्तर तो यही हो जाएगा, यही बता दिया मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्रोसेसर नहीं है, ये सेलेरो नहीं है, ये सोलरीज है, सोलरीज, ठीक है, सोलरीज, ठीक है, ये सेलेरो नहीं है, सोलरीज है, सोलेरीज, ठीक है, एस लगा लो लास्ट में, ठीक है। ये एक आपके प्रोसेसर का नाम होता है, ठीक है, और सोलरीज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ठीक है, ठीक है, ये आपका प्रोसेसर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं, कल बताया था रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन जो होता है, पिक्सल की संख्या को कहा जाता है। मैंने कल डायग्राम बना के ऐसे बताया था, डॉट डॉट की ऐसे लंबाई और चौड़ाई में जो गिनती होती है वो क्या होती है, स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये देखो साउथ गंगोत्री कहाँ स्थित है, ये अंटार्कटिका में है। साउथ मतलब भारत के दक्षिण पोल से दूर पड़ता है, ये काफी दूर पड़ता है। ये एक साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक बेस स्टेशन है ये, इसलिए इसको पूछ लिया कंप्यूटर में, वैसे पूछने का हक तो नहीं बनता। ये एक साइंटिफिक बेस स्टेशन है जो कि गंगोत्री, साउथ गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के दक्षिण में जो दक्षिणतम पोल है उससे काफी दूर पड़ता है, किलोमीटर की दूरी में, अंटार्कटिका में अंदर पड़ता है। क्लियर है, ठीक है, पूछ सकती है तो अपन ने कर लिया सोल्व इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन, कल वाला ही आ गया, कौन दिखाता है, कर्सर दिखाता है भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 70 कहता है वर्कशीट में सेल को आयताकार ग्रुप निम्न में से है। देखो वर्कशीट कैसी होती है, ऐसे वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम, ऐसे हॉरिजॉन्टल क्या होती है, रो। कल मैंने ये डायग्राम बनाया था ना, मैंने बोला था जब आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है तो एक डब्बा बनता है जिसको क्या कहते हैं, सेल। इसने क्या बहुवचन लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, बहुवचन, सेलों। अब एक डब्बा तो अकेला हो गया, ये कह रहा है सेलों का आयताकार ग्रुप, मतलब समूह की बात कर रहा है, एक अकेले की नहीं बात कर रहा है, ये बहुत सारे, जैसे मैंने इतनी बना ली, ये रेंज होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल का ग्रुप हो गया ये ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, सेल रेंज बोलेंगे। ये सेल है ना, ये स्पेलिंग गलत है, ये CELL आएगा, ये कर लेना, वो मैं बता देता हूं। जब वर्कशीट होती है ना, ये वर्कशीट MS एक्सेल के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, MS एक्सेल के अंदर होती है। एक वर्कशीट के अंदर जो रो होती है 2010 MS ऑफिस के हिसाब से वो 10,48,576 होती है, और कॉलम की जो संख्या होती है
कॉलम जो होते हैं 16,384 होते हैं, ठीक है। पहला कॉलम होता है वो ए से शुरू होता है और 16,384वां कॉलम होता है वो XFD होता है। अब ये डी लिख लेना, भी लिखा नहीं जा रहा, डी, XFD लास्ट कॉलम का नाम होता है, ठीक है। और पहली रो नंबर 1 से शुरू होती है, लास्ट रो 10,48,576 से खत्म हो जाती है। क्लियर है, समझ गए ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए भी फटाफट। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? मेन डायरेक्टरी कहते, सॉरी मेन नहीं कहते, रूट डायरेक्टरी कहते हैं भाई, ठीक है। रूट डायरेक्टरी कहते हैं, ROOT, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर है, ठीक है। इन 2 फोल्डर के अंदर यहाँ एक और फोल्डर है, ठीक है, इसका एक और फोल्डर है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है। तो इस डायरेक्टरी की रूपरेखा के अंदर सबसे ऊपर वाला जो मेन फोल्डर जो होता है इसको रूट कहा जाता है। इसलिए ये कह रहा है कि स्टोरेज डिवाइस में जो पहला फोल्डर होता है उसको क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं। और उसी चीज को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी को फोल्डर कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो भाई। प्रिंट के लिए कौन सी मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ प्रिंट की कमांड होती है और प्रिंट की कमांड चलाने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+P होता है। क्लियर है, समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। आवे नींद? आवे तो बताइए, मुंह धो जाइए, ठीक है। अरे शर्माने की क्या बात है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट मेन्यू होता है भाई। क्या होता है? एडिट मेन्यू होता है। जब आप MS ऑफिस 2003 की बात करते हैं या इससे पुराने वर्जन की बात करते हैं तो उनमें मेन्यू होते थे पहले, और 2003 के बाद में जब 2007 या इससे आगे, ये 7 है भाई, ठीक है, इससे आगे के जितने भी वर्जन है 2021 तक, इसमें मेन्यू को किस में बदल दिया गया? टैब में बदल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट अगर टैब की बात करूं तो कौन सी टैब में होता है? होम टैब में होता है। अगर वो बात कर ले कि कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कौन सी टैब सेलेक्ट होती है तो होम टैब, क्योंकि वो 2007 या 2007 के बाद के वर्जन की बात कर रहा है। अगर वो यहाँ पे मेन्यू की बात कर रहा है तो मतलब 2003 या उससे पहले की बात कर रहा है। तो कट, कॉपी, पेस्ट पहले किस में था? एडिट मेन्यू में था। 2007 था, 2007 के बाद में किस में आ गया? होम में आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार, सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेम बॉक्स के अंदर क्या आता है? आपके सेल का नेम आता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाली आपकी क्या है? कॉलम है MS एक्सेल के अंदर, ये क्या है? रो है, ठीक है। अब यहाँ से गिनती शुरू होती है कॉलम की, ABCD, और कहाँ तक जाएगी? यहाँ गिनती शुरू होती है 1 2 3, कहाँ तक जाएगी? 10 48 576 तक जाएगी। समझ में आई बात? अब मैं बोल दूं कि जो पहला सेल बन रहा है इस सेल का एड्रेस बताइए क्या होगा, या नाम बताइए क्या होगा। तो ये जिस कॉलम और रो की मदद से बना है, कौन सा कॉलम यूज हो रहा है? कॉलम का नाम पहले आ जाएगा। कौन सी रो यूज हो रही है? इसका नाम क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, या एड्रेस क्या हो जाएगा? A1। वो कौन दिखाता है? नेम बॉक्स दिखाता है। समझ में आई बात? रो हेडिंग्स किसको कहते हैं? जो रो की नंबरिंग होती है उसको रो हेडिंग्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टास्क पेन कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ? क्योंकि स्पेलिंग ही उसकी गलत है, पेन आएगा तो PANE आएगा, टास्क पेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये कहता है कंप्यूटर में संचित फाइल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
डिक्शनरी कहा जाता है, सूची कहा जाता है, या इंडेक्स कहा जाता है। ये इंडेक्स नहीं होता, इंडेक्स बोल रहा होगा ये, ठीक है, इंडेक्स बोल रहा होगा, ठीक है, या डायरेक्टरी कहा जाता है। अरे फाइल को संचित करने के बाद में डिक्शनरी बनती है भाई, ठीक है, डिक्शनरी बन जाती है। यानी कंप्यूटर में संचित फाइल यानी कि उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, डिक्शनरी कहा जाता है, डायरेक्टरी नहीं कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो भाई, किसी डेटाबेस के डेटा फाइल्स की सूची को क्या कहा जाता है? किसी डेटाबेस के डेटा फाइल्स की सूची को क्या कहा जाता है? डेटा डायरी कहा जाता है, डेटा डिस्क कहा जाता है, डेटा का कोष कहा जाता है, या डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है? डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, मार्कर सही नहीं दिख रहा अभी, ब्लैक ले लेते हैं या फिर ये ब्लू वाला। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया ना। नेक्स्ट 77 देखो, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए सॉफ्टवेयर को कहते हैं। पहली बात तो वहां सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, करने वाले कमांड को, करने वाली कमांड लिख लो, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, कमांड या ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? स्पेलिंग को सही करने वाली चीज होती है, स्पेल चेक होती है, ठीक है। स्पेल को इंग्लिश में SPELL स्पेल चेक बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट होता है F7, ठीक है। अगर हम एमएस वर्ड के अंदर एंटोनिम या सिनोनिम भी फाइंड आउट करना चाहते हैं या भरना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F7 थेसोरस कमांड चलाने के लिए होता है, स्पेलिंग चेक की कमांड चलाने के लिए F7 होता है। अगला देखो भाई, देखो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? जितने भी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के अंदर बनाते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? DOC। इसको पूर्ण रूप से हम बोलते हैं .doc या .docx। ये तो 2007 तथा इससे आगे वाले जितने भी एमएस वर्ड के वर्जन हैं उसमें अगर डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उनका तो एक्सटेंशन ये होएगा। 2003 या उससे पहले के किसी भी वर्जन में डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो क्या होगा? .doc होगा। एक्सटेंशन होता क्या है? क्या होता है एक्सटेंशन? नहीं, एक्सटेंशन का हिंदी में नाम होता है विस्तारक, विस्तारक, ठीक है। और विस्तारक क्या होता है? फाइल का प्रकार बताता है। क्या बताता है? फाइल का टाइप बताता है, प्रकार बताता है। जैसे कि मैं दोबारा से इसको इरेज करके नई चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा एक फाइल का नाम है, एक फाइल का नाम है A, एक फाइल का नाम क्या है? A। और इस फाइल को आप बता सकते हो नाम से कि किस प्रकार की फाइल है, बता दोगे? मैंने इसके आगे लिख दिया A.mp3, पता लगा किस प्रकार की फाइल है? किस प्रकार की है बताओ? आप बोलोगे सर ऑडियो फाइल है। क्या बोलोगे? ऑडियो फाइल है। मैंने लिख दिया इसी फाइल को A.jpg, बोलोगे सर इमेज फाइल है। तो तुम्हें इसी नाम से, ए नाम से ये फाइल थी, ये बता रही है मैं इमेज हूँ, MP3 बता रही है मैं ऑडियो हूँ। अगर आपने A.doc लिख दिया तो क्या बताएगी? बोला मैं एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल हूँ। समझ में आई बात? तो एक्सटेंशन इसको बोलते हैं विस्तारक, जो कि फाइल का टाइप बताता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखो 79, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? बार चार्ट की मदद से बना सकते हैं, पाई चार्ट की मदद से बना सकते हैं, पिवट टेबल की मदद से बना सकते हैं, ये टै आएगा पिवट टेबल, ठीक है, या विजार्ड चार्ट की मदद से बना सकते हैं।
नहीं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विजार्ड चार्ट की मदद से हम चार्ट बना सकते हैं। बार चार्ट तो खुद एक चार्ट का प्रकार है, पाई चार्ट खुद एक चार्ट का प्रकार है, पिवट टेबल एक टेबल का प्रकार है। समझ में आई बात? विजार्ड चार्ट एक कमांड या एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से चार्ट को बनाया जा सकता है एमएस एक्सेल के अंदर, और चार्ट को बनाने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है F11। ये लिख लेना, ये नई चीज आपके लिए। F11 शॉर्टकट होता है चार्ट के लिए। आगे चले भाई। 80वां देखो। देखो तुम्हें थोड़ा फास्ट करवाने के चक्कर में मेरा आई कांटेक्ट कम हो रहा होगा, ऑनलाइन वालों के साथ में भी बहुत कम हो रहा होगा ना। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, बुरा मत मानना, भी तुम ऑनलाइन वाले खिलाड़ी हो, सीटी तुम्हारा भी क्लियर है, ठीक है। आपके कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन आप देखते जाओ क्वेश्चन कितने ऑथेंटिक है और ढंग से आपको आंसर करवाया जा रहा है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी जा रही है। कमेंट मैं आज भी कह रहा हूँ नहीं पढ़ूंगा, और क्या पता मैं कमेंट आपके पूरी की पूरी 10-15 क्लास हो जाए तो भी ना पढ़ूँ, क्योंकि ध्यान देना है पढ़ाई के ऊपर मेनली, ठीक है। हाँ, लास्ट वाले पढ़ लेंगे, लास्ट में जब क्लास फिनिश हो जाएगी 2-4 पढ़ लेंगे, उसके बाद में उनका भी जवाब दे देंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो इनका, ठीक है। तुम्हारे तो जवाब दे ही रहा हूं मैं, आई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन तुम कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करना है अभी? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं। अलाइन क्या होता है? पहले तो कॉलम समझो, कॉलम क्या होता है? हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है स्तंभ। यानी कि जब टेबल बनती है, जो वर्टिकल लाइनें होती है वो कॉलम बनाती है, हॉरिजॉन्टल क्या बनाती है? रो बनाती है, ठीक है। तो ये खड़ी चीज जो है वर्टिकल, ये क्या है? कॉलम है। इस कॉलम के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट मैंने कल आपको बताया था A to Z अल्फाबेट या 1 2 3 नंबर या फिर @ यानी स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? टेक्स्ट कहलाता है। इन टेक्स्ट को अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड में अलाइन होंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ये कॉलम का एक बॉक्स बन गया, इसकी ये वाली साइड राइट है, ये वाली साइड लेफ्ट है। जब हम उसको लिखेंगे तो वो कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड वाली साइड में आएगा। तो लेफ्ट कहाँ पे है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। नेक्स्ट देखो भाई, अगला देखो, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट में होता है, लैंडस्केप में होता है, हिडन टाइप में होता है, पेज सेटअप होता है। देखो, पेज सेटअप तो एक ग्रुप होता है, पेज सेटअप तो एक ग्रुप होता है किसी पर्टिकुलर टैब के अंदर। हिडन टाइप कुछ नहीं होता है। लैंडस्केप को कहते हैं हम आड़ा, जिसको हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं हम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पोर्ट्रेट को हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आपको पेज बना के दिखाता हूं। ये पेज और एक ये पेज, ये दो प्रकार के पेज हैं। इसको मैंने लंबाई के अनुसार आड़ा रख दिया, इसको खड़ा रख दिया, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा होएगी, इसकी विड्थ कम होएगी, इसकी विड्थ ज़्यादा होएगी, इसकी हाइट कम होएगी, ठीक है। जिस पेज को रखने के तरीके से हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, वो तो पोर्ट्रेट होता है, यानी वर्टिकल होता है। जिसकी हाइट कम है और विड्थ ज़्यादा है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। समझ में आई बात? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का पता लग गया क्या होता है। और ये बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है अपने आप से। जब एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और पेज को प्रिंट करते हैं, तो पेज को प्रिंट करते वक्त अपने आप से वो पोर्ट्रेट मोड के अंदर प्रिंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? आपके पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है। अगला पर्सन देखिए, 82 नंबर, ये कह रहा है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Shift+N। शिफ्ट तो है ही नहीं, Ctrl+N नहीं होता है, यही मार खाते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये CTRL आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और उत्तर इसका CTRL+M होता है, ठीक है। CTRL+M होता है, तो ये आपका CTR है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है न्यू स्लाइड। स्लाइड क्या होती है? एक पेज को स्लाइड कहा जाता है,
ठीक है। आपका एक सॉफ्टवेयर होता है एमएस ऑफिस का जिसको एमएस पावर पॉइंट कहते हैं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एमएस पीपीटी। इसमें जोड़े जाने वाले प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। कोई भी नई स्लाइड जोड़नी है शॉर्टकट की Ctrl+M होएगी। कोई भी नई प्रेजेंटेशन बनानी है ना उसके लिए Ctrl+N होता है। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीपीटी। नई पीपीटी बनाने के लिए Ctrl+N। और कभी भी किसी सॉफ्टवेयर में अगर एक शॉर्टकट यूज हो गया उसको किसी दूसरी कमांड के लिए रीयूज नहीं किया जाएगा। तो नई स्लाइड के लिए फिर नया बनाया गया Ctrl+M। नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M, नई पीपीटी बनाने के लिए Ctrl+N। Ctrl+S किसके लिए होता है? सेव के लिए होता है। समझ में आई बात? वो Ctrl+Shift+N वापस से Ctrl+N के बराबर ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अगला देखो। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में वर्ड्स के नीचे रेड कलर की निशान क्या दिखाता है? रेड कलर का निशान क्या दिखाता है? स्पेलिंग की मिस्टेक दिखाता है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्पेल चेक जो होता है F7 चलाते हैं वो इसीलिए चलाते हैं जब भी किसी डॉक्यूमेंट की वर्ड और या लाइन या शब्दों के नीचे रेड कलर की जो रेड वेवी जिगजैग लाइन आ जाती है, जो ऊपर नीचे की लाइन होती है उसको हम रेड कलर की रेड वेवी लाइन कहते हैं और वो स्पेलिंग की गलतियों को दर्शाती है। क्लियर है? अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? नेम करता है, एड्रेस करता है, फॉर्मूला करता है या लेबल करता है? तो सेल एड्रेस के बारे में हमने बात करी थी। सेल एड्रेस क्या बताएगा? सेल की पहचान बताएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, इंडिया में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? कल बताया था मैंने, पुणे में, महाराष्ट्र में। किसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे? सीडेक का। सीडेक एक संस्था है जिसने परम कंप्यूटर की सीरीज भारत में निर्मित की थी। सीडेक की फुल फॉर्म मैंने आपको कल बताई थी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग ये सीडेक की फुल फॉर्म है। और परम कंप्यूटर भारत में सबसे पहले जो परम सुपर कंप्यूटर का 8000 वर्जन था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। किसी मनुष्य की बात आ जाए, प्राणी का नाम पूछ ले तो आपको डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर जी, भटकर, इसको भास्कर भी बोल देते हैं, ठीक है, भास्कर, ठीक है। अगर ये पूछ लिया कि भारत में सुपर कंप्यूटर पहला जो बनाया गया था परम 8000, उसका श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर जी को जाता है, क्योंकि ये सीडेक के अंदर काम करते थे। समझ में आई? भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसको कहा जाता है? विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है, ठीक है। सीडेक का हेडक्वार्टर या मेन ऑफिस कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डिजिटल कंप्यूटर को कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? बिल्कुल सही बात है, या तो वो कैलकुलेशन करता है या लॉजिकल चीजों को देखता है। गणना और तर्क के ऊपर इसकी क्या होती है? कार्य पद्धति आधारित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं निर्वात ट्यूब की। ये कह रहा है कि निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? निर्वात ट्यूब को क्या कहा जाता है? वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है।
ठीक है, इसको हिंदी में निर्वात ट्यूब या निर्वात नली कहा जाता है। ठीक है, आपको ये बात तो जरूर पता होगी, अगले क्वेश्चन के अंदर भी सेम ही बात पूछ रखी है। तो ये आपका 87 का तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। इसमें उल्टा पूछ लिया, उसमें नाम दे दिया, पीढ़ी पूछ ली, इसमें पीढ़ी दे दी, नाम पूछ लिया। अब इसके बारे में एक मेन चीज लिख लो, सबसे पहले दुनिया में पहली निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब को 1904 में बनाया गया। ये नई बात आपके लिए, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब को 1904 में बनाया गया। बनाने वाला बंदा था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग जो है, इस बंदे ने 1904 में दुनिया की पहली निर्वात नली बनाई, जिसको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम 1940-42 के आसपास शुरू होता है, 55-56 के आसपास ख़त्म होता है, उसमें इसको इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट चलिए भी आगे। 89, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का रिलेशन किस उद्योग से है? सॉफ्टवेयर बनाता है ये, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बड़ा आसान है। गूगल क्या है भाई? इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए बनाई गई एक वेबसाइट है जिसका नाम है सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन है ये गूगल एक। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट। ये वो रिपीट हो गया पीछे वाला ना, मैंने आपको बताया था कि आईबीएम के बारे में, कंपनी के बारे में पूछ ले तो आईबीएम क्या है? एक कंपनी है जिसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आईबीएम की। ठीक है, आईबीएम के पॉपुलर कंप्यूटर का नाम है आईबीएम 650। आईबीएम है 650। इसके बारे में 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है एचएसएससी के द्वारा कि ये फर्स्ट जनरेशन थी ना, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर था आईबीएम 650। ठीक है, आईबीएम 650 सन 1954, सन 1954 आईबीएम 650। ठीक है, 1954 में बनाया गया, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, सबसे प्रसिद्ध था, पॉपुलर था, इसलिए इसका नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 92 देखो। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 7 है, विंडो कंपनी है, विस्टा है, नन ऑफ दीज है? देखो इन ऑप्शन के हिसाब से तो विंडोज 7 है, लेकिन आज के हिसाब से विंडो 11 है, विंडो 11, 10 के बाद में 11 भी आ गई, और ये 11 आई है 2021 में, लेटेस्ट है ये। ठीक है, जुलाई 2021 के आसपास इसको अनाउंस कर दिया गया था लगभग। सबसे लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नवीनतम वर्जन तो 2021 में आया, जो विंडो 11 है वो है, लेकिन 11, 10 का कोई जिक्र ही नहीं है, 8 का कोई जिक्र नहीं है। इन ऑप्शन के हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा? विंडोज 7 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 92 हो गए क्या? 93rd पे आ जाओ भी। आज एक ही पीडीएफ करनी है क्या 100 तक? ठीक है, चलो अगर टाइम बचता है ना, कितना टाइम हो गया क्लास को स्टार्ट हुए? 4:15 हुई थी ना, 6 मिनट तो 6 बजने में रही है, 15 मिनट और जोड़ो यानी 6:15, 2 घंटे पूरे 6:15 को होते हैं। तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अगर होता है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट्स है, आपके डाउट्स ले लेंगे 100 क्वेश्चन करने के बाद में। ठीक है ना, साथ में ऑनलाइन वालों के भी ले लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? बताओ ये कंटेंट्स क्या होता है? यानी कि कोई सामग्री है, कोई भी सामग्री जो आपकी मेमोरी के अंदर पड़ी होती है, जो रैम होती है उसके अंदर जो भी चीज होती है वो उड़ जाती है, कंप्यूटर बंद होते ही उड़ जाती है ना रैम में। तो यहाँ मेमोरी आपका क्या हो जाएगा?
उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 नंबर। कंप्यूटर में बिट आएगा भी ये, ठीक है, बिट। कंप्यूटर में बिट परमानेंट मेमोरी, ये मेमोरी की भी स्पेलिंग गलत है, वाई आएगा। मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, रोम कहते हैं, या सीडी रोम कहते हैं? रोम बिल्कुल सही आंसर है, ROM आएगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, उत्तर जानने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बिट परमानेंट का मतलब है कि कंप्यूटर में इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर फैक्ट्री के द्वारा या मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा एक बार ही डेटा डाल दिया तो यूजर उसको डिलीट नहीं कर सकता। ऐसा काम सिर्फ रोम में होता है। सीडी रोम में से भी डिलीट हो सकता है बाई चांस, ठीक है, रैम में हो सकता है, सीपीयू कोई मेमोरी होती नहीं है, ये तो प्रोसेसिंग है डिवाइस होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रोम में से ये बिट परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, इसमें से डेटा डिलीट नहीं होता है। आगे चलो भी, ये कहता है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलो भाई, ये कह रहा है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश इनपुट युक्ति है माउस। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, माउस को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रैक बॉल भी क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है, ये माउस की तरह ही होती है। माउस के नीचे बॉल होती है, ट्रैक बॉल जिस प्रकार होती है उसके ऊपर एक ट्रैक बॉल होती है जिसको मोशन डेटा कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और ऊपर वाली बॉल को घुमाएंगे तो वो कर्सर को क्या करेगा, या आपके माउस पॉइंटर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर की स्पेलिंग गलत है, एक सी को हटा लेना, ठीक है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या पेजेस होते हैं उनके ऊपर छपा हुआ जो टेक्स्ट होता है या मैटर लिखा होता है उनको फोटो के रूप में, इमेज के रूप में आपके कंप्यूटर के अंदर भेजा जा सकता है। क्लियर है? अगला देखो भाई, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, उत्तर भी नहीं आएगा आपको शायद। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। हार्ड डिस्क पर केवल माउस, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में नन ऑफ दिस। अटपटा जो आंसर है वही होगा, ठीक है, समझ में आई बात? ये वाला उत्तर होगा। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, हिंदी के अंदर दिया हुआ है प्योर, इसलिए आपके समझ नहीं आया होगा। मूल निवेश और निर्गम का मतलब होता है, निवेश का मतलब इनपुट देने के लिए। जब हम इनपुट देते हैं सर्वप्रथम किस में जाके बैठती है? वो वेटिंग एरिया में, रूम में जाके बैठती है। बताया था ना मैंने भी, कंप्यूटर जो कार्य करता है वो किस पे कार्य करता है? आईपीओ साइकिल पे कार्य करता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर में आईपीओ साइकिल के तहत जो कार्य हम करते हैं, इनपुट देते हैं, वो पहले सबसे आगे रैम में लोड होती है। रैम का मतलब निवेश, मूल निवेश अंदर चली जाएगी। निर्गम का मतलब आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट होता है। तो आईपीओ साइकिल के दौरान पहला काम इनपुट वाला होता है, वो इनपुट दी गई है, कहाँ जाके बैठेगी? लोड होएगी रैम में। फिर रैम के अंदर सीपीयू आपकी डेटा को फैच करके प्रोसेस करेगा और आउटपुट को जैसे ही वो तैयार कर देगा वापस किसके पास भेज देगा? रैम के पास भेज देगा। और रैम से वापस कहाँ चला जाएगा? वो आउटपुट डिवाइस के जरिए हमको दिख जाएगा। तो मूल निवेश और निर्गम प्रणाली का मतलब होता है रैम, रैम का ये कार्य होता है। और इस ऑप्शन का मतलब एक ये नाम दे देता तो बड़ा ही आसान होता, समझो, ठीक है। इसका इतनी अलग मतलब यादृच्छिक अभिगम स्मृति कहते हैं इसको, ठीक है। ये नाम याद कर लो, रैम का नाम है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। यादृच्छिक अभिगम स्मृति रैम ही होती है और कुछ नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई होती है, शब्द की लंबाई को परास कहते हैं। क्या कहते हैं? परास, ठीक है। शब्द लेंथ का परास कितना होता है? 64 बिट होता है। सुपर कंप्यूटर के शब्द की लंबाई 64 बिट होती है। एक बिट कितने के बराबर होती है? या तो 0 या 1। मतलब इस प्रकार के कितने बिट बनाने पड़ेंगे? 64 बिट बनानेंगे तो हमारे सुपर कंप्यूटर के शब्द की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, निचलेगा
ये तो बड़ा आसान है। ये कह रहा है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको आता है, आपने सीधा बता दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो 7 का मतलब है कि हमें इसको डेसिमल में दिया हुआ है और हमें लेके जाना है किसमें, बाइनरी में लेके जाना है। और किसी भी डेसिमल संख्या को अगर हम बाइनरी में बदलना चाहते हैं तो उसको या तो डिवाइड मेथड से कर लो, 2 से भाग दे लो, इधर राइट हैंड साइड वाले में उसका रिमाइंडर लिखते जाओ। 2 तिया 6 बच गया 1। इसके अलावा फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 बच गया 1। अब आगे भाग नहीं जाएगा, तो हम इस 1 से काउंट करते हुए नीचे से ऊपर लिख देंगे। पहले इस 1 को लिखेंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे। बोलो ऑप्शन में कहाँ है? ये बी है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या देखना है? ऑप्शन देखना है। पहले तो ये देखना है कितने बिट में उत्तर दे रखा है। बिट क्या होता है? बिट का मतलब ये होता है, जैसे मैथ में हम कहते हैं 3 अंकों की संख्या, तो क्या आप 3 अंकों की संख्या से फालतू अंक लिखोगे क्या? है ना? सर ने बोल दिया, मैथ वाले टीचर ने 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या लिखी, आप 999 लिख के परे हो जाओगे, है ना? समझ रहे हो ना? क्योंकि 999 से 1000 कर दिया तो वो 4 अंकों की बन जाएगी। ठीक है, तो अंक को कंप्यूटर की भाषा में 1 बिट कहा जाता है। तो पहले तो ये देखो कितने अंकों की संख्या में उत्तर दिया हुआ है? 3, मतलब 3 बिट में उत्तर दिया हुआ है। इट मीन्स 3 बिट तक ही जाना है हमें। पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड से, अपने राइट हैंड साइड से 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4। क्या 3 अंक बन गए? बन गए ना? मतलब 3 बिट तक ही है। अब ऐसा कैलकुलेशन करो कि किसके जोड़ से 7 बन रहा है? 4 और 2 6 और 1 7। तीनों रकम को जोड़ना पड़ रहा है, तो तीनों को क्या कर दो? 1 कर दो, और यही उत्तर हो जाएगा। समझे? शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट है। अगर मान लो 7 की जगह होता, 7 की जगह 9 होता, मान लो 9 होता, तो 4 2 6 और 1 7 बन रहा है, तो ये 4 बिट में उत्तर बनता है। यहाँ 4 का दुगना क्या आ जाता? 8। 8 को और 1 को जोड़ने से क्या बन रहा है? जिनको जोड़ने से 9 बन रहा है उनके ऊपर 1 लिख दो, बाकी के ऊपर 0 लिख दो, उत्तर बन गया। समझ रहे हो? क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन देखो, आज की पीडीएफ का क्वेश्चन। ये डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स एक टाइप होता है प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास तो भाई 2 घंटे से पहले ही कंप्लीट हो गई है। पीडीएफ में जितने हमारे 100 क्वेश्चन थे, उन सभी 100 क्वेश्चन को हमने सक्सेसफुली हल कर लिया है। मुझे लगता है ऑफलाइन स्टूडेंट को तो बढ़िया लगी होगी क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये 100 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। कल फिर आप एक और 100 पर्सनों की क्लास या उससे ज़्यादा पर्सनों की क्लास लेकर के आएंगे।